लोग लॉस को होल्ड करते हैं। जैसे मैंने 1 लाख लगाया, 10,000 डाउन आ गया, मैं होल्ड करके बैठ जाऊंगा कि चलो एक ना एक दिन तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा। लेकिन असली गेम होती है कि प्रॉफिट को होल्ड करना। सड़कों पर अगर गाड़ियाँ चल रही हैं तो किस कंपनी की गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं। लोग अगर जूते पहन रहे हैं किस कंपनी के ज़्यादा पहन रहे हैं। अगर सिगरेट भी फूक रहे हैं तो किस कंपनी की ज़्यादा फूक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। अच्छा, मैं आपकी पर्सनली बात करता हूँ। आपके पास 1 लाख रुपए है, आप बिगिनर हो, आप क्या करोगे? मैं उसके 3 हिस्से करूँगा 1 लाख के। ओके। 30 हज़ार और एक 40,000 का। ओके। मैं 30,000 रुपये एक स्टॉक पे लगाऊंगा। जैसे वो कोई स्टॉक है XYZ, 30,000 रुपये मैंने इसके ऊपर लगा दिए। अगले 30,000 रुपये मैं लगाऊंगा ABC स्टॉक, किसी के ऊपर लगा दिए। अरे बाकी का 40,000 बचेगा ना, तो मैं किसी के ऊपर नहीं लगाऊंगा। वो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि अगर जो मैंने 2 स्टॉक्स जो चूज़ किए हैं, अगर तो उन्हें एवरेज करना हुआ नीचे जाके तो करूँगा, अदरवाइज़ मैं पैसे रखूँगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि मार्केट में पैसा वही कमाता है जो अपॉर्चुनिटी को पहचानता है। हाय सलील, अक्षय टॉक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइट मी। आज आप हमें बताना कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, मतलब यूजुअली सलील भाई आप देखोगे अगर पैसों की दुनिया की बात करें तो शेयर मार्केट ही ऐसा आता है जहां आप बहुत जल्दी अमीर हो सकते हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि शेयर मार्केट बेसिकली है क्या, लोग इसमें पैसा लगाने से क्यों डरते हैं? वेल, शेयर मार्केट को काफ़ी लोगों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे कुछ लोग इसे जुए का अड्डा कहते हैं। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये एक मनी मेकिंग मशीन है। अच्छा। कुछ लोगों का प्राइमरी बिजनेस है, कुछ लोगों का सेकेंडरी बिजनेस है। लेकिन पर्सनली मैं जो मानता हूँ ये है कि शेयर मार्केट एक टूल है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को ट्रांसफ़र करता है। अच्छा। तो इसमें हमारी चॉइसेस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम किस तरह की ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, किस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए करना चाह रहे हैं। अच्छा। टाइम इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जितना ज़्यादा टाइम हम अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करने में देंगे उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपने एक टर्म यूज़ की पेशेंस। पेशेंस का क्या रोल है ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में? पेशेंस का सबसे ज़्यादा रोल आता है इन्वेस्टमेंट में। अच्छा। कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मुझे पता है कि मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊँगा ढंग का, तो या तो मैं इसको मतलब FD करवा दूंगा बैंक में, या फिर अगर मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो मैं थोड़ा अगर रिस्क ले सकता हूँ तो मैं इसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा। अच्छा। तो बस जितने लंबे समय के लिए अच्छे स्टॉक्स में अपना पैसा रखूँगा, डेफिनेटली मेरा जो प्रॉफिट है उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, उतने में मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। FD और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा मिलेंगे। शेयर मार्केट में लोग पैसे लगाने से डरते हैं, है ना? तो कोई सेफ तरीका है कि वो पैसा लगा सकें? इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा बहुत रिस्क तो हर जगह रहता है। ओके। ओके। सिर्फ बैंक FD है जिसमें आपको कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पैसे के ऊपर बैंक रिस्क ले रहा है तो वो बदले में आपको 5-6% रिटर्न दे देता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो आपको दिमाग में थोड़ा सा ये रखना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत रिस्क तो होगा ही होगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि पैसा लगा दिया, मुझे ये शेयर पसंद है, मैंने इस शेयर में पैसा लगा दिया तो मुझे रिटर्न आएगा ही आएगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता है फंडामेंटली, कंपनी कैसा काम कर रही है। मतलब वो प्रॉफिटेबल कंपनी है भी या नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे टर्म्स हैं फाइनेंशियली जिन्हें देखना पड़ता है इन्वेस्ट करने से पहले। तो जब तक उन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा तब तक आप इन्वेस्ट ना ही करें तो बेहतर होगा। ओके, मतलब आप कहना चाहते हो नॉलेज लेनी चाहिए कोई भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले। तो ये नॉलेज कहाँ से, मतलब कि हमें प्रोवाइड, मतलब एग्जैक्ट नॉलेज कहाँ से प्रोवाइड हो सकती है, कोई फेक नॉलेज ना हो? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम कंपनी के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं। जैसे screener.in है। ठीक है, वहाँ पे कंपनी का सारा लेखा जोखा आ जाता है। कंपनी क्वार्टरली कितना ग्रो कर रही है, एनुअली कितना ग्रो कर रही है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या। screener.in वेबसाइट का नाम है, screener.in। ओके, तो मैं तो वहीं से अपने फाइनेंशियली फंडामेंटली जो भी एनालिसिस है मैं वहीं से करता हूँ। ठीक है, तो किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले मैं सबसे पहले उसे फंडामेंटली जांच करता हूँ कि उसकी P रेशियो क्या है, उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, उसके ऊपर कितनी लाइबिलिटी है, कितना उसके ऊपर लोन चल रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, ईयर ऑन ईयर कितना ग्रो कर रही है या कर भी रही है या नहीं कर रही। अच्छा। तो बेसिकली मैं वॉरेन बफे के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ और काफ़ी हद तक ये मुझे सूटेबल रहे हैं। अच्छा। एक बुक है 7 सीक्रेट्स टू इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफे, वो बुक के अकॉर्डिंग ही मैं अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। मतलब उसमें जो लिखा है उसको ही इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। क्या मतलब क्या लिखा है? क्योंकि शेयर मार्केट पक्का थोड़ा ना होता है कि ये ऐसा ही होगा। एग्जैक्टली। उसके बीच में क्या मतलब
क्या मतलब उस बुक में मैंने ऐसा जाना है कि वॉरेन बफे कैसे सोचते हैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, क्या क्या चीज़ें देखते हैं। अच्छा तो जो 4-5 चीज़ें हैं वो ये है कि एक तो वो देखते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। अच्छा अगर कोई कंपनी पिछले 10 साल से प्रॉफिट कर ही नहीं रही है तो उसमें पैसा लगाना वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि अगर वो खुद ही पैसा नहीं कमा के दे रही तो वो आपको कैसे पैसा कमा के देगी। बिल्कुल सही। हाँ भाई, मतलब परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट कब ले सकते हैं हम कोई भी ट्रेड या शेयर्स में? देखो, अगर तो कोई इंसान ऐसा ही कह रहा है कि मैंने स्टॉक Okay. को बहुत सस्ते में खरीदा और बहुत महंगे में बेचा, ओके तो या तो वो भगवान है या तो फिर झूठ बोल रहा है। एक टर्म है स्टॉक मार्केट की जो मोस्टली इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं। ओके तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जहाँ पे आपने एंट्री ली वो करेक्ट होगा और जहाँ पे आपने एग्जिट ली वो भी करेक्ट होगा। ऐसा कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। अच्छा, मतलब मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है कभी ना भी कुछ शेयर भी हो मार्केट सकता में। है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना प्रॉफिट कमाना है। अगर आप सोच के चल रहे हो कि मैंने 1 लाख लगाया तो मुझे 10% अगर रिटर्न आ गया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। ओके तो ये आपके माइंडसेट आपका पहले ही डेवलप होना चाहिए कि आपको कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आती है एग्जिट के ऊपर, अच्छा, कि लोगों को पता नहीं चलता कि एग्जिट लेना कब है। लोग एंटर तो हो तो जाते हैं वो जो ट्रेड में। चीज़ है वो हमें पता चलती है टेक्निकल एनालिसिस से। हम कैंडल्स देखते हैं, हम इंडिकेटर्स देखते हैं, चार्ट ठीक है। पैटर्न देखते हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है। 100% कुछ भी परफेक्ट नहीं होता कि अगर मैंने कह दिया कि यहाँ से स्टॉक नीचे जाएगा, ज़रूरी नहीं है। 50-50% चांस है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है। Okay. तो हमारे ऊपर है कि हमें कितना पैसा कमाना है। ठीक। तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग टर्म्स हैं और इन्हीं दो क्या टर्म्स में मतलब लोग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या क्या फ़र्क है? इन्वेस्टमेंट में यह है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के, अच्छा, और ट्रेड का मतलब होता है कि आपने कंपनी में पैसा लगाया उसके चार्ट पैटर्न को देख के कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतने लोग इस स्टॉक को खरीद रहे हैं तो मुझे भी साथ में खरीदना है और प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना है। इन्वेस्टमेंट एक अलग गेम है। ओके उसमें हिसाब ऐसा चलता है कि आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। आपको न्यूज़ देखनी पड़ती है कि कंपनी के ऊपर सरकार ने या कंपनी के हायर मैनेजमेंट ने कोई नया रूल तो नहीं निकाल दिया, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या ग्रोथ हो रही है। तो फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं इसे बेसिकली। ओके। तो इसके बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक technical analysis, टेक्निकल। उसका क्या मतलब होता है? टेक्निकल में चार्ट्स वगैरह आते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं, अच्छा इंडिकेटर्स आते हैं, तो वो बेसिकली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, जब हैमर कैंडलस्टिक होती है उसका मतलब कि बूम करेगी इंडस्ट्री? इंडस्ट्री नहीं, स्टॉक स्टॉक बूम करेगा? वो बूम तभी करेगा जब हैमर बन गई। मतलब कोई स्टॉक है जो काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड समझते हैं? हाँ हाँ हाँ, काफ़ी आप बताइए हमारी ऑडियंस को क्या है डाउन ट्रेंड मतलब ये है कि लगातार कोई कंपनी का स्टॉक उसका प्राइस लगातार गिरता ही चला जा रहा है। ठीक है। लोअर लोस लोअर हाइस ऐसे ऐसे जिगजैग पाथ बनता है नीचे की तरफ। अच्छा, एक ठीक तो है। जिगजैग पाथ बनता है ऊपर की तरफ, हाँ, एक जिगजैग पाथ बनता है नीचे की तरफ। ठीक है। जो नीचे की तरफ जिगजैग पाथ बनता है उसे कहते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ जिगजैग पाथ बनता है हाँ। उसे कहते हैं अप ट्रेंड। और एक ये भी होता है ना साइडवेज मार्केट? एग्जैक्टली, वो एक ट्रेंड है सीधा, जिगजैग चलता है, जिगजैग ही है, ठीक और है। जिगजैग पाथ में फंस जाता है स्टॉक ना। उसका प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज से ऊपर जा रहा होता है और ना एक पर्टिकुलर रेंज से नीचे आ रहा होता है, अच्छा, तो उसको कहते हैं साइडवेज। आजकल मार्केट कौन से ट्रेंड में है? आजकल मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है, कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। जैसे हैमर का मैंने बताया था, या डोजी स्टिक होती है, कौन सी होती है? डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, हाँ, ग्रेस्टोन ड्रैगन फ्लाई डोजी। डोजी। तो जैसे वो कैंडल्स बन रही है डोजी वाली, उसका मतलब पक्का यही है 100% की मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी? उसके जो कैंडल बन गई, जैसे हैमर बन गया, डोजी बन गई, उसके अगली कैंडल जो होती है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, अगर उसकी अगली कैंडल इस कैंडल के ऊपर बनती, जैसे हैमर डाउन ट्रेंड में बनती है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में बन गई मतलब कि अभी हमें 50% कन्फर्मेशन आ गई कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन 100% नहीं है। 100% तब आएगी जब हैमर की अगली कैंडल हैमर के ऊपर बनेगी। जैसे अगर ये हैमर बन गई तो अगली कैंडल जब तक हैमर के ऊपर नहीं बनेगी ओके, तब तक कन्फर्मेशन नहीं है, तब तक पैसा नहीं लगाना। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आपकी जो भी आप कह रहे हो नीड है वो मतलब पूरी होगी कैंडल्स की, है ना? हाँ। तो कभी ऐसा भी हुआ मार्केट इतना ज़्यादा नीचे गिर गई हो इसके बाद ही, ये हैमर के कैंडल्स बाद। बनने के बाद ही हाँ। बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई हो, आज तक गिरी ना हो? कुछ स्टॉक्स में हुआ है, लेकिन हुआ है? वो होता है न्यूज़ बेस, कि जैसे अच्छा। पेटीएम का हुआ पीछे, ठीक है। तो जैसे पेटीएम की न्यूज़ नेगेटिव थी, ओके। बैन लगा दिया आरबीआई ने वगैरह वगैरह, हम्म। तो चाहे हैमर बन जाए चाहे कोई भी कैंडल बन जाए तब तो नीचे जाना ही जाना है। अच्छा, ठीक तो स्टॉक्स को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ। फंडामेंटली कैसे कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हैमर बन गया तो पैसा लगा दिया, नहीं। अच्छा,
इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए आप पैसा क्यों लगा रहे हो, आपके पास वजह होनी चाहिए एक। ठीक है, हमें कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताइए, लाइक ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी। हाँ ग्रेवस्टोन डोजी। देखिए कैंडल्स की अलग अलग शेप्स होती हैं। ओके इसमें 3 चीज़ें होती है, एक बॉडी होती है कैंडल की, एक अपर विक और एक लोअर विक होती है। ठीक है। कैंडल का कलर से काफ़ी गुना ज़्यादा मैटर करता है कैंडल की पोजीशनिंग, कि कैंडल कहाँ पे रिलाई कर रही है। कि जैसे कैंडल डाउन ट्रेंड में बन रही है, अगर हैमर डाउन ट्रेंड में बन रही है ठीक तो है। 50% कन्फर्मेशन आ जाती है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। ओके अब जैसे शूटिंग स्टार है, हाँ अगर वो अप ट्रेंड में बनती है, अगर वो अप ट्रेंड में बन जाए तो भी 50% कन्फर्मेशन है कि यहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। अच्छा। लेकिन कन्फर्मेशन तभी आएगी जब अगली कैंडल ऊपर या नीचे बनेगी। अगली कैंडल का बनना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम देख के अपनी पोजीशंस बिल्ड कर लें, हाँ हो सकता है कि वो धोखा हो, एक हमें धोखा मिल जाए तो फिर लोग मार्केट को गालियाँ निकालेंगे कि ये तो कैंडल बताया था हैमर बनेगी, मार्केट ऊपर जाएगी तो नीचे आ गई। मतलब ये कैंडल स्टिक पैटर्न 100%ली एक्यूरेट नहीं होते कि कोई ये होना कोई ही भी है। कैंडल या इंडिकेटर हाँ। 100% एक्यूरेट है ही नहीं। स्टॉक अच्छा। मार्केट में कुछ भी 100% एक्यूरेट है ही नहीं। ये सिर्फ अजम्पशंस है। ठीक है, एक बार ना हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन करो कैंडल स्टिक पैटर्न बेसिकली है क्या, अच्छी तरह से मतलब बताइए। कैंडल स्टिक मतलब एक तरीका है, ओके आपको ये बताता है कि आपको किसी स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, और इंडिकेटर्स के बारे में बताइए। इंडिकेटर्स भी सेम काम करते हैं, वो भी आपको बताते हैं कि आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत तरह के हैं, कोई वॉल्यूम को बताता है, कोई ओवर बाउट ओवर सोल्ड को बताता है, ठीक है। कोई मोमेंटम को बताता है, कोई ट्रेंड को बताता है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। तो ये प्रैक्टिस के साथ साथ जब आप मार्केट में 2-3 साल बिता लेते हैं तब आपको समझ आता है कि ये चीज़ें जो है ना वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। कुछ लोग होते हैं वो 5-5 इंडिकेटर्स लगा के चलते हैं। अच्छा। अब कुछ इंडिकेटर्स हैं वो कह देते हैं कि सुपर ट्रेंड जैसे इंडिकेटर है, मुझे वो पसंद नहीं, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप कौन सा लगाते हो मैं इंडिकेटर? RSI लगाता हूँ। अच्छा। मेरा फेवरेट RSI है। मैं 3 साल से RSI के ऊपर ही काम कर तो रहा हूँ। वो एक्यूरेसी देता है कितने परसेंटेज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी तो डिपेंड करती है मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर कि मैं उसको किस नज़र से देख रहा हूँ। अच्छा। वो उसने तो कह दिया कि हाँ बाय कर लो, लेकिन अब मुझे भी तो मेरा दिमाग भी तो चलना चाहिए ना कि एग्जैक्टली ये सही टाइम है बाय करने का कि नहीं है। अच्छा। तो इंडिकेटर हो चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न हो चाहे कुछ भी हो, हाँ। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो हो जाएगा। अच्छा। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे मार्केट को, जितना ज़्यादा आप इसे एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी। अच्छा। और अभी मैं बात कहूँ तो मुझे 5 साल हो गए हैं स्टॉक मार्केट में, और 3 साल से मैं RSI यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा। उससे पहले मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करता था, सुपर ट्रेंड हो गया, ठीक है। अपना बोलिंजर बैंड हो गया, बहुत सारे यूज़ करता था। अच्छा। लेकिन बहुत बुरे रिजल्ट आए मुझे सच में, क्योंकि एक पर्टिकुलर चार्ट में 5 से 6 इंडिकेटर्स में लगा देता था तो डिसीजन मेकिंग मेरी गलत हो जाती थी। कोई इंडिकेटर कहता था अभी बाय कर लो, कोई इंडिकेटर कहता था अभी वेट करो, तो मैं किसकी सुनूं? तो इसलिए ये स्टडी करने के बाद मैंने एक इंडिकेटर चूज़ किया कि मैं RSI के ऊपर ही काम करूँगा, और 10 में से मेरे 8 ट्रेड सही निकलते हैं RSI में। अच्छा ठीक है, मतलब कि इंडिकेटर चाहे कोई भी हो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। हाँ, बार बार देखना पड़ेगा। हाँ। ना ट्रेडिंग भाई है क्या, हमें बताओ, क्योंकि बहुत जनता ना पागल हुई पड़ी है, मैं भी ट्रेड लूँगा, मैं भी ट्रेडिंग करूँगा। तो ट्रेडिंग बताइए। बेसिकली जो लोग पागल हो रखे हैं वो है फ्यूचर्स और ऑप्शंस के पीछे। हाँ। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ, यूट्यूबर्स हैं, रील्स बहुत आ जाती है, कह मैंने देते- इतने पैसे हाँ, वो कमाए। कह देते हैं अपना स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके डाल हाँ। देते हैं मैंने 3 लाख कमा लिया, 5 लाख कमा लिया। मैं एक सवाल पूछता हूँ, अच्छा। अगर वाकई में वो 5 लाख दिन का कमा रहे होते हाँ। तो सरकार ये डेटा क्यों निकालती कि 99% लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में फेल हो जाते हैं? आप मिंट की रिपोर्ट पढ़िए, हाँ। उसमें आपको साफ पता चल जाएगा। निर्मला सीतारमन जी ने साफ कहा है कि 99% लोग ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में फेल है 99% लोग, सिर्फ 1% लोग पैसा कमा रहे हैं। अच्छा। अब वो 1% लोग कितना पैसा कमा रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड थोड़ी है, लेकिन अगर ये इतना ईजी होता तो 99% लोग फेल क्यों होते? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ट्रेडिंग बेसिकली जुआ है या स्किल्ड गेम है जिसको आती है? स्किल्ड गेम है, जुआ कुछ नहीं है। अच्छा। स्किल्ड है। आप अगर आपके पास स्किल है, आपको पता है कि आपकी एंट्री एग्जिट कैसे है, आपको चार्ट पे दिखता है, ठीक है, प्राइस की मूवमेंट आपको समझ आती है, कंपनी में कैसे काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आपको समझ आता है। हाँ। तो ये जुआ नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हो इंडिकेटर, कैंडलस्टिक पैटर्न सारे फेल हैं, बस आपको एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट में, है ना? एग्जैक्टली। ये इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स ठीक है। आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपकी दोस्ती इनके साथ होगी। अब ऐसे तो कई इंडिकेटर्स है, कुछ भी कर लो,
नहीं नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट आपको को। ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना, हाँ ट्रेडिंग एग्जैक्टली करने में। सबसे बड़ी बात है आपको न्यूज़ देखनी आनी चाहिए, कि आपको न्यूज़ फॉलो करनी चाहिए। डिक्लेयर मार्केट नहीं हो जाता बहुत कि ज़्यादा नीचे गिर गई है पहले हाँ। से, तो आपको लगता है और ज़्यादा गिर जाएगी? अभी फिलहाल के दिनों में हाँ हाँ नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसी न्यूज़ है नहीं कोई। हाँ। क्योंकि ग्लोबली ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब ठीक जैसे है। यूएसए कोई सैंक्शन लगा दे, अब जैसे पीछे रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, ठीक है। तो यूएसए ने काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए इसके ऊपर, तो क्रूड ऑयल काफ़ी महंगा हो गया, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती, डॉलर इंडेक्स हो गया अपना, क्रूड ऑयल हो गया। अच्छा तो ये सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है ना, तो डेफिनेटली हमारी मार्केट नीचे आएगी। अच्छा। जैसे गिफ्ट निफ्टी, सेंसेक्स नीचे हैं, ठीक है, दोनों, तो आपको लगता है कि ये प्रोपोर्शनल है कि बैंक निफ्टी भी नीचे गिरेगी, निफ्टी फिफ्टी भी नीचे गिरेगी, हाँ। फिर निफ्टी भी? निफ्टी 50 वही है अपनी निफ्टी, तो अगर वो नीचे तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी पे भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि मतलब इसमें कॉपी पेस्ट चलता है कि अगर निफ्टी 50 नीचे जा रही है, हाँ तो बैंक निफ्टी भी चलो नीचे कर देते हैं। हाँ। तो ठीक पुट है। जो होते जिन्होंने नहीं, पुट मैं खरीदती गिफ्ट है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर वो नीचे है तो ये तीनों भी वो तो होंगी। सिंगापुर में लिस्ट है ना गिफ्ट निफ्टी, हाँ। तो उसका इतना ज़्यादा लिंक नहीं है, वो तो अलग से वहाँ पे काम कर रही है। अच्छा हम सिर्फ देखते हैं कि हाँ गिफ्ट निफ्टी वहाँ कैसे परफॉर्म कर रही है। अच्छा। अगर गिफ्ट निफ्टी वहाँ सही है, तो वो भी 100% कन्फर्मेशन है कि अगले दिन सेंसेक्स ऊपर ही होगा। अच्छा, ये प्रोपोर्शनेट नहीं है? थोड़ा बहुत है, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है। वहाँ से थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि हाँ वहाँ अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक तो है। यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करेगी, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। लेकिन मार्केट में थोड़ा बहुत फियर एंड ग्रेड तो बना ही रहता है। हाँ, फेयर एंड हाँ। ग्रीड ये टर्म के बारे में बातें कीजिए आप। ग्रीड मतलब वही है कि अगर ज़्यादा आपने लालच कर लिया तब भी आप ज़्यादा मरे। लालच भी बुरा है और ज़्यादा डरना भी बुरा है। और है। मार्केट का यही है कि जो मार्केट खुद नहीं डरती, आप खुद मतलब मार्केट आपको डराती नहीं है, अच्छा। आप खुद डर जाते हो कि अगर ठीक है। आपको लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है। इसका मतलब आपको अपने स्टॉक्स के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं है, अपने पैसा क्यों लगाया? थोड़ा बहुत आपको फेथ रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर सोचो कि मतलब आपने कहा था ना लॉस अगर हो जाए, तो लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉस होल्ड पर रख देते हैं, तो ट्रेड में हमें मतलब कि करना चाहिए एवरेज आउट? नहीं, ट्रेड में नहीं करना चाहिए। सबसे नहीं? पहली चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए आप ट्रेड कर रहे हो कौन सा कर रहे हो। ठीक है। स्विंग कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो या स्कैल्पिंग कर रहे हो। 4-5 तरह का ट्रेड होता है। आप किस मकसद से मार्केट में पैसा लगाने आए हो वो आपको पता होना चाहिए। नहीं, ये जो बेसिक ट्रेड होता है, ट्रेडिंग होती है बेसिकली। बहुत तरह की ट्रेडिंग होती है। कुछ लोग होते हैं कि जैसे सुबह 9 बजे 9:15 बजे बैठ गए, हाँ। 3:30 नहीं, बजे कॉल पुट वाली कह रहा हूँ मैं। वो भी इंट्राडे में चलती है। उसको आप एक हफ्ते के लिए जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं आती तब ठीक तक आप उसे होल्ड कर सकते हो। ओके। कईयों की एक्सपायरी वीकली होती है, कईयों की मंथली होती है। हाँ ठीक है। इंट्राडे तो वन डे होता है? हाँ 1 डे गेम है वो तो 3:30 बजे तक आपको ख़त्म करनी पड़ेगी कैसे भी करके, चाहे जितना भी लॉस हो जितना प्रॉफिट हो। थोड़ा और बताइए इसके बारे में। इंट्राडे के बारे में, हाँ हाँ। इंट्राडे में ये है कि सुबह 9:15 बजे स्टार्ट हो जाती है गेम, अच्छा। और आपको मतलब आपको अपने पैटर्न्स देखने पड़ते हैं कि आपको एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है। ठीक है। और मैं पर्सनली जो मानता हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे से एग्री ना करें, लेकिन मैं पर्सनली इंट्राडे को जुआ मानता हूँ। इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग को मैं जुआ मानता हूँ। स्कैल्पिंग क्या? स्कैल्पिंग है कि 1 लाख लगाया, 1 मिनट में दूसरी मिनट बाहर, चाहे 10,000 लॉस हो 20,000 प्रॉफिट हो, ऐसे बाहर ऐसे अंदर, हाँ। उसे स्कैल्पिंग कहते हैं। हार्डली 5 मिनट की गेम होती है ये, कि 5 मिनट के लिए 5-10 लाख रुपए लगाए और 5 मिनट में बाहर। ट्रेडिंग में बेसिकली यही होता है ना कि मतलब एक एक सेकंड के बाद मार्केट ऊपर नीचे आ जाती है, 10,000 का लॉस 10,000 का प्रॉफिट, ऐसे ये देखने को मिलता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पॉसिबल है ये, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। अच्छा, कोई बिगनर है, उसने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से दूर रहे। स्टार्टिंग में दूर रहे। तो स्टार्टिंग में उसे करना क्या चाहिए? इक्विटी मार्केट में है, अच्छा, शेयर्स ले कंपनी के। ठीक है। और ऐसा नहीं कि किसी दोस्त ने कह दिया हाँ। और मुंह उठा के शेयर्स ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है। पहले देखो, ऑब्जर्व करो। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझसे जो भी पूछता है ना कि हमें स्टॉक मार्केट में आना है, हमें इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो मैं पूछता हूँ कौन सा ट्रेड करना है, तो कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा बनता है। हाँ, लेकिन डार्क साइड इसकी ये है कि उसमें जितना पैसा बनेगा ना, उससे 10-20 गुना आपसे छीन लेगा वो। सही है। मैंने खुद 3 साल बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शन शुरू किया। मैंने स्टार्ट अपना इक्विटी से किया, और मैं 80 और 90% आज भी इक्विटी में ही ट्रेड करता हूँ। ओके। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है कि ठीक है, मुझे अगर ट्रेंड का पता है कि ऊपर जा रही मार्केट, नीचे आ रही, तो उसमें मैं थोड़ा सा राइड कर लेता हूँ। ओके। लेकिन जो मेरा प्रेफरेंस है वो इक्विटी मार्केट ही है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या? ऑप्शंस में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज होते हैं, कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह का, जो 1 हफ्ते के लिए कोई होल्ड करता है,
Okay. या कोई एक दिन के लिए करता है, कोई एक मिनट के लिए करता है। अच्छा कि जैसे अभी चल रहा है निफ्टी 50 चल रही है, 22,300-500 के करीब चल रही है। ओके तो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो ठीक मैंने है। कॉल उठा ली। अच्छा अब मैं कितनी देर के लिए मैंने उठाई है वो मेरे पे डिपेंड करता है ओके कि मैंने एक हफ्ते के लिए कॉल राइड करनी है, एक घंटे के लिए करनी है, 10 मिनट के लिए करनी है। तो अच्छा अगर मुझे 10-15 मिनट में प्रॉफिट आ गया जितना मुझे चाहिए, हाँ या मेरे चार्ट पैटर्न ने मुझे बता दिया कि हाँ अब यहाँ से मैं नीचे आने वाला हूँ, तो आपको हाँ। निकलना निकल जाओ, तो उस वक्त के लिए मैं होल्ड करूँगा, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाऊँगा। अच्छा तो ऑप्शंस ठीक है। बेसिकली ये है। आपने हाईएस्ट कितना कमाया एक ट्रेड में, एक ट्रेड में? अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की हाँ। बात करूँ तो एक ट्रेड में 25,000 रुपये तक मैंने कमाया। ओके ये सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का इंट्राडे में। इंट्राडे में हाँ। कमाया ओके अगर मैं इक्विटी मार्केट की बात करूँ ठीक है। कि इक्विटी मार्केट में मैंने होल्ड करके रखी पोजीशंस अपनी कम से कम 10 से 15 दिन के लिए, अच्छा तो एक दिन का मैंने 50-60 हज़ार रुपये भी कमाया है ओके एक दिन का इक्विटी मार्केट में। ठीक है। इक्विटी मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या लॉन्ग टर्म? फिर से मैं कहूँगा डिपेंड करता है। ठीक है मैं शॉर्ट टर्म करता हूँ ठीक है क्योंकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 3-4 स्टॉक्स में जो लॉन्ग टर्म है, तो मैं उन्हीं स्टॉक्स में जो भी मैं स्विंग ट्रेडिंग से कमाता हूँ, ट्रेडिंग से जो भी कमाता हूँ, वो मैं लॉन्ग टर्म अपने 3 से 4 शेयर जो मेरे फेवरेट है मैं उनमें डाल देता हूँ। ठीक है तो वो होगी मेरी इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही मैं करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कहते हैं। अच्छा तो अच्छा वही मेरी होती है। शॉर्ट। अच्छा किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन से शेयर्स के बीच में वो पैसा डाले? उन्हीं शेयर्स में डाले जिसका बिजनेस उसे समझ में आ रहा है। नहीं कोई आप नाम लेना चाहोगे आपको लगता हो? फेवरेट शेयर की बात पक्का करूँ नहीं, तो हाँ। मुझे टाटा मोटर्स बहुत अच्छा लगता है, टाटा मोटर्स क्योंकि सड़कों पे मुझे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ ही टाटा की नज़र आती हैं। ओके और सबसे बड़ी बात है कि टाटा मीन्स ट्रस्ट, ओके और जब तक रतन टाटा जी हैं तब तक तो ट्रस्ट बना ही रहेगा। हाँ लेकिन टाटा के ऊपर मेरा बहुत फेथ है, ठीक है तो इसलिए मैं टाटा मोटर्स के ऊपर काफ़ी बुलिश हूँ और काफ़ी तगड़ी इन्वेस्टमेंट मेरी टाटा मोटर के अंदर ही है। ओके। भाई एक बिगनर को स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर करना चाहिए और कौन सी ऐप के थ्रू बेस्ट कौन सी ऐप रहेगी उनके लिए? अगर ऐप की बात करूँ तो जीरोधा एंड एंजल वन, ओके और फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग? कुछ भी कर सकते हो, अच्छा कुछ भी। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ ओके तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं हाँ। वो जीरोधा में होती हैं, ओके और ट्रेड जो मैं करता हूँ वो एंजल वन में करता हूँ। अच्छा ठीक है अगर बात करूँ बिगनर्स की कि बिगनर्स को कैसे एंट्री लेनी चाहिए, तो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने से पहले हाँ बाहर की मार्केट को देखे, कि जैसे लोगों को ऑब्जर्व करे कि सड़कों पर अगर गाड़ियाँ चल रही हैं तो किस किस कंपनी की गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं। लोग अगर जूते पहन रहे हैं किस कंपनी के ज़्यादा पहन रहे हैं। अच्छा अगर सिगरेट भी फूंक रहे हैं तो किस कंपनी की ज़्यादा फूंक रहे हैं। तो अच्छा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। अब जैसे मैं डी मार्ट जाता हूँ हाँ तो वहाँ पे सामान खरीदने से पहले मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो लोग खरीद रहे हैं। मैं अपनी बास्केट से ज़्यादा लोगों की बास्केट में ज़्यादा झांकता हूँ कि वो कौन सा सामान खरीद रहे हैं, अच्छा ताकि एक आइडिया होता है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। ट्रेडर को गुड ऑब्जर्वर भी होना चाहिए ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। भाई अगर किसी के पास 500 रुपये से कम है पैसे वो इन्वेस्ट कर सकता है? एग्जैक्टली 5 रुपये से भी स्टॉक शुरू हो जाते हैं, अच्छा 10 ठीक है रुपये से भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो होते हैं पेनी स्टॉक्स। ओके पेनी मतलब पेन, वो आपको पेन ही देंगे, वो आपको कभी भी प्रॉफिट कमा के नहीं देंगे। अच्छा तो क्यों? वो ऐसा है क्योंकि पेनी का मतलब ये है कि अगर 5 रुपये का शेयर लेंगे आहा, तो ऐसा नहीं है कि वो अगले दिन 6 रुपये का हो जाएगा, कभी नहीं होगा। हाँ वो 5 रुपये से शुरू होगा, हाँ। 5 रुपये 10 पैसे, 5 रुपये 5 पैसे, इतने में ट्रेड करता तो रहेगा। आप ज़्यादा शेयर ले लो। ज़्यादा भी ले लोगे उतने ज़्यादा पैसे आपको लगाने पड़ेंगे, उतना आपका हाँ। रिस्क बढ़ जाएगा। और अच्छा। अगर जो नए ट्रेडर्स आते हैं, जो नए बिगनर्स हैं, उनका माइंडसेट ये रहता है कि सस्ता सामान खरीदें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है अब सोना इतना ज़्यादा महंगा है लेकिन फिर भी दुनिया उसके पीछे पागल है, लोहे हाँ। के पीछे पागल क्यों नहीं है, जबकि वो सस्ता है सोने से? क्योंकि हाँ, सोना सोना ही रहेगा, वो आप तो है। कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए। वैसे ही शेयर्स हैं, कितने भी महंगे क्यों ना हो जाए, शेयर्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू उनकी उतनी ज़्यादा ही रहेगी। नहीं मेरे कहने का मतलब जैसे MRF का था हम्म। वो भी तो 1 रुपये से स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन उसने कभी स्प्लिट नहीं किया कभी अपने आप को। क्या नहीं किया? स्प्लिट किया मतलब? जैसे कि कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है अच्छा तो कुछ जो कंपनीज के प्रमोटर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, वो सोचती है कि इतना ज़्यादा महंगा शेयर हो गया तो इसको स्प्लिट कर देते हैं। यानी कि अगर किसी के पास MRF का 1 शेयर है हाँ हाँ तो उसको 10 शेयर दे देते हैं, उसका प्राइस कम कर देते हैं। ठीक है। तो MRF ने अपनी लाइफ टाइम में कभी भी स्प्लिट नहीं किया अपने आप को, इसलिए वो अच्छा। 1 लाख के ऊपर है।
अच्छा, जैसे वो MRF का शेयर है, सपोज कर लो, अभी मेरे को पता नहीं करंट वैल्यू कितनी है। 1 लाख से ऊपर ही होगा। हाँ, 1,20,000 है। हाँ। ठीक है, तो स्प्लिट करके वो 60,000 पर नहीं आया कभी, ये कह रही हो हाँ, आप? कभी नहीं आया। अच्छा, उतने का ही रहा। जबकि ठीक है। इन्फोसिस लाइफ में कई बार स्प्लिट हुआ, और अच्छा। ऐसा स्प्लिट हुआ कि उसने अपने जो भी इन्वेस्टर्स थे, जो भी ट्रेडर्स थे, उनको करोड़पति बना दिया। हम्म। तो अच्छा, स्प्लिट होना भी, स्प्लिटिंग करना भी एक करोड़पति बनना। हाँ, क्योंकि हाँ। आपके पास शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाती है ना। अच्छा। शेयर्स में जितनी ज़्यादा अच्छे शेयर्स की जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आपके पास रहेगी, ओके। आपका प्रॉफिट उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा, कंपाउंड होता जाएगा। ठीक है। अब भाई, अगर किसी के पास 1 लाख कैपिटल है, हम्म। तो उसको एक ही स्टॉक पे लगा देने चाहिए पैसे, लाइक उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि ये बढ़ेगा बढ़ेगा, सारा कैपिटल उस पर ही लगा दे? नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर 1 लाख है ना, हाँ। तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर ले। ठीक है। जैसे 30% लगा दिए एक स्टॉक के ऊपर। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स की बात करते अच्छा, मैं आपकी पर्सनली बात करता हूँ। आपके पास 1 लाख रुपए है, आप बिगनर हो, आप क्या करोगे? हैं, मैं उसके 3 हिस्से करूंगा 1 लाख के। ओके। 30 हज़ार और एक 40 हज़ार का। ओके। मैं 30 हज़ार रुपये एक स्टॉक पे लगाऊंगा। जैसे वो कोई स्टॉक है XYZ, 30 हज़ार रुपये मैंने इसके ऊपर लगा दिए। ठीक है। अगले 30 हज़ार रुपये में लगाऊंगा ABC स्टॉक किसी के ऊपर लगा दिए। ठीक अब जो बाकी का 40 हज़ार बचेगा ना, हाँ। मैं किसी के ऊपर नहीं लगाऊंगा। वो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि अगर जो मैंने 2 स्टॉक्स जो चूज़ किए हैं, हाँ। अगर तो उन्हें एवरेज करना हुआ नीचे जाके तो करूँगा, अदरवाइज अच्छा। मैं पैसे रखूँगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि मार्केट में पैसा वही कमाता है जो अपॉर्चुनिटी को पहचानता है। अच्छा। तो एज अ बिगनर जो होगा, तो मैं, मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस होगा वो यही होगा कि मैं राइट टाइम की वेट करूं, और Okay. मार्केट को तब तक शांति से बैठ के ऑब्जर्व करूं। अच्छा। लेकिन सच बताऊं तो एक्चुअल में बिगनर्स ऐसा करते नहीं है। उन्हें होता है कि 1 लाख है, 1 लाख आज ही के दिन घुसा दो मार्केट में, हाँ, तो वो डेफिनेटली लोग वो लॉस ही होगा। इसी वीक का ले लेते हैं। नहीं, स्टॉक की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। इसी वीक का ट्रेड ले लेते हैं, इसी वीक में एक्सपायर हो जाता है, फिर हाँ। ट्रेड इतना लॉस होता है, फिर संभाला नहीं हाँ। जाता उनसे। यही एक्चुअली होता है ना। एक्चुअली कसूर उनका नहीं है, क्योंकि हाँ। सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा वीडियोस आती हैं कि हमने 3 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, 5 लाख का कमा लिया, तो वो उन्हें भी होता है कि हम भी कमा सकते हैं। और मार्केट का जो एक मतलब प्रोसेस बताऊँ, यही है कि जब भी कोई नया बंदा मार्केट में आता है हाँ। ना, मार्केट उसे भर भर के पैसा देती है, हाँ। भर भर के पैसा देती है। मेरे साथ खुद ऐसे हुआ है। हाँ। अब जब मैं मार्केट में आया था, हाँ। कोरोना के टाइम पे आया था, तो तब मार्केट गिर रहा था। मार्केट पैसा देती है, उनका लक अच्छा हो जाता है। मार्केट पैसा देती है, मार्केट पैसा देगी। आप किसी भी स्टॉक में लगाओ, अगर तो बूम अच्छा चल रहा है, हाँ। मार्केट बहुत पैसा देगी। ठीक मैं है। आपको अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ। अच्छा। अब जैसे मैं जॉब कर रहा था, ठीक है। मेरा मन नहीं लगता था जॉब में, और मैं कभी ठीक है। करना भी नहीं चाहता था। ओके। ओके। तो मैं मार्केट में, आप कह रहे थे आपका फैमिली बिजनेस है? अभी शुरू हुआ ना, ओके। कई ओके। साल पहले तो मैं जॉब ही कर रहा था, ठीक है। मतलब धक्के ही खा रहा था। ओके। तो जॉब कर रहा था, तो मेरा मन तो था नहीं जॉब करने का। ओके। तो पापा ने ही मुझे एडवाइस किया कि इसको शुरू करना चाहिए, अगर मन नहीं है जॉब करने का, और जा भी सकती है। ठीक है। तो मैंने मार्केट शुरू की थी 2020 में अच्छा। मेनली। उससे पहले थोड़ी बहुत करता था। जो फाइनल में मार्केट में आया अच्छे तरीके से, वो 2020 में आया। ठीक है। शुरुआत में बहुत पैसा कमाया 2020 के लास्ट में, जब मार्केट बूम में आ गई थी। अच्छा। 21 में आते आते मैंने जितना कमाया था सारा गवा दिया, क्योंकि मेरा बिगनर लक चल रहा था शुरुआत में। और बिगनर लक जब फेल हुआ, तो मार्केट ने अपने अपने असली रंग दिखा दिए कि हाँ, आप पैसा नहीं कमा सकते। तो उसके बाद से फिर सारी कैपिटल गेन की, फिर सीखा, फिर अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज किया। फिर सोचा कि नहीं यार, इतने सारे इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करने, इतने सारे स्टॉक्स नहीं रखने, पर्टिकुलर चीज़ करते हैं, एक ही इंडिकेटर पकड़ते हैं, उसी के ऊपर काम करते हैं। सही है। और फिर तब से उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, और सब अच्छा चल रहा है। सही। पापा भी यही लाइन में थे? एग्जैक्ट starting नहीं, से? शुरुआत में नहीं थे। ओके। हमारा अकाउंटिंग का बिजनेस है। ओके। ये तो हमने शुरू किया है 2019-20 में। लोग बैंक में मतलब पैसा रखते हैं ताकि वो सेफ रहे उनका हाँ। पैसा। स्टॉक मार्केट में इसलिए लगाते हैं क्योंकि रिस्क बहुत है वहाँ पे। हाँ, तो आपको क्या लगता है, वो सही कर रहे हैं कि नहीं? लोग सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। हाँ। रिस्क देखो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का मतलब है कि अपने पैसे को काम पे लगाना। अच्छा। बैंक में ऐसा है कि पड़ा हुआ है, बैंक आपके पैसे को यूज़ करता है। ऐसा नहीं है कि आपने जमा करवा दिया पैसा तो बैंक ने रखा हुआ है, नहीं, बैंक उसको आगे लोन दे रहा है, उसी पैसे को घुमा के म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट में लगा रहा है। अच्छा। अगर बैंक ये कर सकता है, तो आप क्यों नहीं, खुद से क्यों नहीं कर सकते? अगर आप खुद से करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा रिस्क तो होगा, लेकिन रिटर्न भी आपको बैंक से ज़्यादा मिलेगा। अब कई स्टॉक्स ऐसे हैं, जैसे कि HDFC ले लो, कोटक महिंद्रा बैंक ले लो, एक दिन में कभी कभी 5-6% भी भाग जाते हैं। हाँ। तो वो भी तो चीज़ है कि एक दिन में 5%, और कहाँ एक साल में 7%।
भाई पर अगर वो नीचे आ गए फिर उनको एग्जैक्टली हार्ट अटैक की स्थिति उत्पन्न हो जाती यही है। तो रिस्क है, थोड़ा उठाना तो हाँ। पड़ेगा रिस्क, क्योंकि स्टॉक मार्केट का काम ही यही है, रिस्क लो हाँ। पैसा कमाओ। अच्छा कभी ऐसा हुआ आपने कॉल ली हो ट्रेडिंग में, ठीक है, मार्केट नीचे आ गई हो, आपको दक दक हुआ हो? हाँ बहुत बार होता है, मेरी दिमाग की नसें फटने लग जाती हैं, ऐसे 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 मतलब साफ महसूस होता है कि हाँ। मेरा दिमाग फट रहा है, तो क्योंकि कई बार होता है ऐसी कि चीज को, ऐसे फेयर को कैसे दूर कर सकते हैं हम? देखो जो ट्रेडिंग है ना, हाँ। वो है 20 to 30% जो है वो हाँ। स्ट्रेटेजी है, ठीक है। 70% जो है ना वो माइंडसेट है। अच्छा अगर आप मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग हैं ठीक तो है। डेफिनेटली आप ट्रेडिंग से कभी डरेंगे नहीं, अपने लॉस से कभी डरेंगे नहीं। यहाँ उतना ही पैसा लगाओ जिससे आप ना डरो, ये कह सकते हैं, है ना? अगर आपको लग रहा है कि हाँ अगर ये 20,000 रुपये मेरे चले भी गए, सारे के सारे भी चले गए, हाँ। तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, ठीक आप है। उतना ही पैसा लगाओ। अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप नहीं कर सकते तो छोटे छोटे ट्रेड लो, ठीक है। ज़्यादा एकदम से सारी कैपिटल मत लगाओ। अगर 1 लाख है ना, और हाँ। अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में आना चाहते हैं ठीक। तो उसका 10% लगाओ, सिर्फ 10,000 से स्टार्ट करो, देखो कि कितनी गहराई है इस चीज़ में, पैसा बनता भी है कि नहीं बनता, यूट्यूबर्स सच भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, आप खुद से एक्सपीरियंस करो ना एक बार। मैं तो कहता हूँ इससे भी कम लगा के एक्सपीरियंस करो, ठीक है। उसके बाद देखो कि आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। अब कईयों के लिए बहुत सूटेबल है और कईयों के लिए नहीं भी है। अब मेरे लिए इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं रही, मुझे इक्विटी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब म्यूचुअल फंड्स हैं क्या आजकल? टीवी में आप देख लो बहुत ज़्यादा एड्स आती हैं उसकी। वो इसलिए क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ। पहले लोग डरते थे मार्केट में पैसा लगाने के लिए, अच्छा। क्योंकि मार्केट के ऊपर कोई नहीं था। जैसे आजकल सेबी है, हाँ हाँ। सेबी सारा ध्यान रख रही है ठीक है। कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है, कौन कितना पैसा लगा रहा है, कोई हेर फेर तो नहीं कर रहा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। अगर कोई कंपनी या कोई कंपनी का प्रमोटर गलत काम करता पकड़ा जाता है, सेबी तुरंत एक्शन लेती है उसके ऊपर। अच्छा। तो एक लोगों का ना विश्वास बन गया है कि हाँ। आजकल ना वो ऐप भी आई थी डैप, आपने नाम सुना है? डैप डैप ऐप आई थी, लोगों का पैसा लेकर के ना भाग गई थी। वो मेरे ख्याल से क्रिप्टो करेंसी की ऐप्स होंगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में पीछे जो फॉल आया है हाँ, तो उसमें हाँ। काफ़ी जो स्टार्टअप्स है क्रिप्टो करेंसी के बंद हो गए, वो अच्छा। ऐप्स बंद हो गई, तो काफ़ी पैसे गए हैं लोगों के। किसी भी ऐप में पैसा लगाने से पहले उसकी रिसर्च करनी चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि आप देखो कि वो RBI रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी गाइडलाइंस जो है ना वो पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ग्रो होगी, जीरोधा होगी, एंजल वन होगी, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं RBI सेबी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, आप पैसा लगा सकते हो। भाई सिप क्या? मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है ये। ओके। जैसे कि आप महीने की मान लो 1 लाख सैलरी आपकी या 1 लाख बिजनेस से आ रहा है, ओके। तो आपका माइंडसेट है कि ठीक है यार मेरे पास मंथ एंड में 10-20 हज़ार रुपये बच जाते हैं, तो क्यों ना इसको काम पे लगाया जाए। ठीक है। सेव करने से अच्छा है कि इसके ऊपर रिटर्न जनरेट किया जाए। अच्छा। तो आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप SIP कर लो म्यूचुअल फंड्स में, या आप स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करो, या आप बैंक में पड़े रहने दो। अच्छा सबसे ज़्यादा सेफेस्ट तरीका कौन सा है? म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स। ओके। अगर- यहाँ पर अगर- पैसा पूरी तरह से नहीं डूबेगा, आपको श्योर है? 100% श्योरिटी मैं जैसे कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ में नहीं होती। शेयर मार्केट में है ही हाँ, नहीं, है ना? नहीं है। 100%। म्यूचुअल फंड्स में यह है कि मोस्टली लोग पैसा कमा के निकलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स ना आए। जैसे कि कई म्यूचुअल फंड्स हैं जो कहते हैं, दावा करते हैं कि हम 30-40% रिटर्न दे देंगे। ठीक है। भले ही 30-40% साल के ना आए, 15% तक तो आएगा ना आपको, बैंक FD से तो डबल ही आएगा। तो म्यूचुअल फंड जो है वो सेफ साइड के लिए है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या आपको नॉलेज ही नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं आपके लिए। उसमें हर महीने आप SIP मोड से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 100 रुपये से शुरू हो जाती है, कोई 5,000 से करते, कोई कईयों की SIP 1 लाख की भी है। अच्छा 1 लाख की हाँ। सिप लगा रहे हैं? जो बहुत पैसे हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके लिए 1 लाख कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए 1 लाख एक मंथ SIP चला भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट की डार्क साइड कौन सी है? लॉस। मतलब आप कह रहे थे ना, कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, ऐसे ठीक पैसा है। डाला, ऐसे बाहर निकाल लिया हाँ प्रॉफिट के साथ। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी डार्क साइड इसकी ये है कि हम स्टॉक मार्केट को समझते हैं कि पैसा तुरंत बनेगा, हाँ। लेकिन वो नहीं होता। मुझे पर्सनली लगता है कि रातों रात कोई न्यूज़ आ गई स्टॉक के बारे में। एग्जैक्टली, वो ही dark side ऐड ऑन है ना? करने वाला था। जैसे मैं अभी बताता हूँ, लास्ट ईयर हाँ। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी अडानी के ऊपर, अडानी ठीक ग्रुप है। के ऊपर। अच्छा। अगले मुझे नहीं पता था, मैं सो चुका हुआ था रात को। हाँ रात को USA में खबर आई, हाँ। अगले दिन सुबह उठा, अडानी के सारे शेयर 20% डाउन। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, और जब तक मुझे समझ में आती है चीज़ें, तब तक मैं काफ़ी डाउन हो चुका था। तो ये शेयर फिर आगे बुल पे गए, बुलिश हुए? हाँ एग्जैक्टली हुए।
अच्छा जैसे जैसे अडानी अपनी सफाई देता गया कि मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, उसके ऊपर केस चले, सुप्रीम कोर्ट भी बैठी, सेबी बैठी, सबने है। मिलकर एक नतीजा निकाला, तो अडानी निकला ही नहीं, कुछ उसका कसूर था ही नहीं। हम्म। तो उसके बाद शेयर दौड़े, काफ़ी दौड़े। और क्या डार्क साइड इसकी हो सकती है? क्विक मनी मेकिंग मशीन इसे मत समझे। अच्छा लोग समझते हैं कि बहुत जल्दी पैसा बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है। या तो बहुत जल्दी गवा, इसका यही है कि आप बहुत जल्दी पैसा गवा बैठोगे अपना। अच्छा इतना कमाओगे नहीं जितना गवा बैठोगे। हाँ तो आराम से चलो, जल्दबाजी मत करो। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पैसा कमा के निकलना है, एक महीने में निकलना नहीं। ठीक कुछ है। स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो महीना महीना सोए रहते हैं, चलते ही नहीं है, और एक दिन में ऐसा चलते हैं कि आपको पूरे साल का रिटर्न भी दे सकते हैं। अच्छा तो ये ओके। डार्क साइड है। एक तो न्यूज़ है कि न्यूज़ में कभी भी कुछ भी हो गया। सबसे बड़ी जो डार्क साइड मुझे पर्सनली लगती है वो लगती है यूएसए। ठीक है। यूएसए में कुछ भी हो, कोई बैंक अगर बंद हो गया, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड या स्कैम बाहर आ गया, ठीक है। यूएसए में कुछ भी हुआ, यहाँ मार्केट हिल जाएगी। और ऐसा कहते भी हैं कि अगर यूएसए छींक मारे तो हाँ। इंडियन मार्केट को जुकाम लग जाता है। ये भी होता है? ये कहावत है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यूएसए जो है वो किंग है, ठीक है। और यूएसए में कुछ भी होगा ना, सिर्फ इंडियन मार्केट को नहीं, वर्ल्ड वाइड सारी की सारी मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा क्योंकि उसके पास डॉलर है, डॉलर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बाकी करेंसीज उतनी हाँ। ज़्यादा कमज़ोर होती जाएंगी। ब्रो, सक्सेसफुल ट्रेडर और फेलियर ट्रेडर के बीच में क्या फ़र्क है? सिर्फ माइंडसेट का फ़र्क है अच्छा कि सक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं उन्हें पता है कि हमें लॉस हो गया, हाँ। लॉस बुक करके बाहर निकलना है। और अच्छा जो फेलियर ट्रेडर होते हैं वो लॉस लेके बैठे रहते हैं और उस लॉस को और एवरेज करते रहते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमारा डिसीजन जो है हाँ। वो गलत साबित हो चुका है, हाँ लेकिन फिर भी कहेंगे नहीं, मानेंगे ही नहीं कि हम गलत हैं। वो खुद को कहते रहेंगे कि हम ठीक हैं, हम सही हैं, सही हैं, और ऐसे करते करते और पैसे डालते जाएंगे उस ख़राब डिसीजन के ऊपर। ठीक है। और जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उसका सिर्फ यही है कि उसे पता चल जाता है कि हाँ मेरा डिसीजन गलत हो गया, मैं हाँ। निकलने वाला हूँ यहाँ से, चाहे लॉस 10,000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो। उसे होता है मतलब अपनी कैपिटल से, क्योंकि ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगी ना हाँ तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे, और कैपिटल बचाना ही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अगर कैपिटल ही उड़ गई हाँ, सारी। तो पैसे कैसे कमाओगे? हाँ। तो सक्सेसफुल ट्रेडर अब लॉस को इतना ध्यान नहीं देते, वो कैपिटल के ऊपर फोकस अच्छा रहते मेरे हैं। को बताओ, ये कोई मैजिकल मंत्र है कि मतलब बिग प्लेयर्स ज़्यादा कमा रहे हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं वो नहीं कमा पा रहे? कोई मंत्र है इसका? मंत्रा नहीं है, लेकिन एक माइंडसेट है। अच्छा क्योंकि बिग ट्रेडर्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े हाउसेस हैं, हाँ। उन्हें पता है कि उन्हें किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और क्यों करना है। उनके पास रीज़न है एक, अच्छा क्यों करना है। ठीक है। बिगनर्स ट्रेडर होते हैं, ओके उनके पास वाई नहीं होती कि क्यों क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके पास एक ही रीज़न होता है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि पैसा कमाया जाए। ठीक है। और जो बड़े हाउसेस हैं उनके Okay. पास रीज़न होता है कि हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। या तो हमें वैल्यू चाहिए इससे, या तो हम ऐसा इन्वेस्ट करें कि छोटे मोटे जो ट्रेडर हैं, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो इतने सारे आ जाएं कि हम एक ही साथ सबका सफाया करके निकल जाएं। भाई कोई वैल्यूएबल लेसन देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को ट्रेडिंग और शेयर मार्केट के हाँ। बीच में? कभी भी उधार का पैसा लेके ना इन्वेस्ट मत करना, ना ही ट्रेड करना। अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बैंक से लोन ले लेते हैं, अच्छा। पर्सनल लोन ले लिया या किसी क्रेडिट कार्ड पे? बैंक से लोन ले लिया, पर्सनल लोन मिल जाते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड भी हो गया, अपने दोस्तों से उधार ले लिया, रिश्तेदारों से उधार ले लिया। वो चीज़ कभी मत करो। उधार के पैसों से ट्रेड करोगे हमेशा लॉस ही होगा, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो चुकाने तो है ना कभी ना कभी। लेकिन अगर वो पैसा फंस ही गया, अगर क्या पता कितनी देर के लिए फंस गया, 5 महीने 10 महीने, कोई भी टाइम हो सकता है। ये ट्रेडर्स सुसाइड भी करते हैं? अभी तक मैंने किसी ट्रेडर को साइड करते देखा नहीं है, लेकिन हाँ ट्रेडिंग छोड़ते 90% लोगों को देखा है कि अच्छा। आते तो बड़े जोश के साथ है, लेकिन फिर निकल जाते हैं, हवा निकल जाती है, 2-3 महीने में बस कर देते हैं कि नहीं हो रहा। अगर आप सोच रहे हैं कि जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। एकदम से डिसीजन मत लें इस चीज़ का, बहुत पछताएंगे आप, सच में बहुत ज़्यादा पछताएंगे। ठीक है। प्लान करो, पहले इसको साइड बाय साइड एज ए सेकेंडरी बिजनेस शुरू करो, ठीक है। देखो कि क्या नज़र आ रहा है, सीखो पहले। अच्छा। अगर आपको लगे कि हाँ अब मैं हो गया हूँ, रेडी हो गया हूँ, हाँ। तो छोड़ो। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, अपनी स्टोरी ही बताऊँ, तो जब मैंने जॉब छोड़नी थी हाँ तो ऐसे ही घर पे बैठे हुए थे, मेरा काम करने का मन नहीं था, तब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ठीक है। और मैंने एक ही दिन में ना अपनी पूरी 1 महीने की सैलरी कमा ली, एक ही दिन में। अच्छा। और मुझे लगा कि अब मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। आहा। मैंने पापा से बात की कि जॉब छोड़ देनी है मैंने, मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा जॉब करने का। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुझे सही लगता है वो कर। हाँ और काफ़ी सपोर्टिव है मेरे पेरेंट्स। मैंने छोड़ दी, ठीक है। और वो मेरी लाइफ का सबसे घटिया डिसीजन था जो मैंने छोड़ी जॉब। ऐसा क्यों कह रहे हो? मार्केट ने बाद में रंग दिखाए ना अपने, पहले तो पैसे दे दिए मुझे भर भर के, 1 है। महीने की सैलरी 1 दिन में दे दी, मैं खुश हो गया। हाँ 2-3 महीने बाद मुझे पता चल गया कि नहीं यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि मार्केट अपने असली रंग तब दिखा रहा था ना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो गया, ट्रेडिंग इतने अच्छे से आती नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था।
मैंने ताव में आके प्रॉफिट दे के छोड़ दी। मैंने कहा इससे तो आसान बिजनेस ही कोई नहीं है। लेकिन जब बाद में इन डेप्थ में घुसा कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, फिर पता चला कि नहीं यार, इसको पहले सेकेंडरी करना चाहिए था, बाद में प्राइमरी। लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं काफ़ी खुश हूँ कि ये प्राइमरी बिजनेस हो गया मेरा, अब सेकेंडरी नहीं रहा। अच्छा, टाइम लगा थोड़ा, लेकिन फाइनली आपको लगता है हर जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उससे कभी ना कभी यार लॉस खाया होगा, बहुत गंदा लॉस खाया होगा? बहुत गंदा लॉस खाया, मैंने खुद खाया। हाँ मैं बताता हूँ, रशिया यूक्रेन की जब वॉर चल रही थी हाँ, तो मैंने एक दिन में 1-1 लाख का लॉस भी खाया, सिर्फ अपनी कैपिटल बचाने के लिए। क्योंकि शेयर्स मार्केट गिर गई थी तब। हाँ, 10-10, 20-20% स्टॉक्स गिर रहे थे। ओके, कोई बड़ी बात नहीं रही थी 20-20% स्टॉक्स का गिरना उस टाइम पे। अच्छा, तो मुझे मेरी कैपिटल बचानी थी। मैंने हिसाब लगाया कि मुझे 1-1.5 लाख का लॉस होगा, मेरे इतनी कैपिटल बच जाएगी, मैं दोबारा से अपने आप को स्टैंड कर पाऊंगा, स्टैब्लिश कर पाऊंगा मार्केट में। ठीक है। तो मुझे 1-1.5 लाख का लॉस खाना पड़ा। शेयर्स में भी मतलब कि लॉस खाना चाहिए हमें? अगर आपको पता चल गया कि आपका डिसीजन गलत हो गया, ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत अच्छी है आपको रिटर्न देगी। अच्छा। आपकी एंट्री, आपकी एग्जिट बहुत मैटर करती है। हाँ, अगर आपकी एंट्री मान लो कितनी भी सही क्यों ना हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि जो फेवरेबल नहीं है, तब तो लॉस होगा ही होगा, कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, कितनी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। ठीक अब रशिया यूक्रेन का वॉर बहुत बड़ा इवेंट था वर्ल्ड वाइड, तो सारे के सारे मार्केट डाउन थे, तो उसमें हम कैसे पीछे रह सकते थे। तो हमारा पोर्टफोलियो 20-30% डाउन हो गया। अच्छा, तो कैपिटल बचाने के चक्कर में मुझे फिर करना पड़ा लॉस बुक, और ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है। ब्रो, हम बेस्ट आईपीओ कैसे चूज़ कर सकते हैं कि ये वाली कंपनी का बेस्ट है आईपीओ? सबसे ज़रूरी है कि कंपनी का फंडामेंटल देखो, ठीक है, कंपनी पैसा कमा रही है कि नहीं कमा रही, उसका बिजनेस क्या है, ठीक उसका है। बिजनेस आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस समझ ही ना आए, जैसे कि कोई ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, आपको पता ही नहीं कि ड्रोन कैसे बनते हैं, इसको कैसे बेचती है कंपनी, कैसे प्रॉफिटेबल है, तो आप उसमें क्यों इन्वेस्ट करोगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं आईपीओस में इन्वेस्ट करो जिसका काम आपको समझ में आ रहा है। हम्म, अगर काम समझ में नहीं आ रहा, लोगों की देखा देखी कभी अप्लाई मत करना। हम्म, या तो बहुत बड़ी कंपनी का नाम हो, कि जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आया था पिछले Okay. साल, तो काफ़ी बड़ा एक नाम था टाटा टेक्नोलॉजीज़, टाटा वाले आईपीओ लेके आ रहे इतने सालों बाद। तो तब मैंने सच कहूँ तो मैंने भी फंडामेंटल्स नहीं देखे थे। Okay. मैंने सुना था न्यूज़ में कि बहुत अच्छी कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। टाटा का नाम आ गया तो टाटा का नाम आ गया, मैंने भर भर के पैसा लगा दिया। अच्छा, और सही बात कहूँ तो वो लगा भी मेरा, बहुत मोटा प्रॉफिट हुआ था उसमें, टाटा अच्छा। टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है। तो मैं जो देखता हूँ पर्सनली, हाँ, अगर तो कंपनी का बहुत भारी नाम है कि हाँ ट्रस्टवर्दी नाम है, तो फिर एक चीज़ तो मैं ये देखता हूँ कि हाँ ये नामी कंपनी है, कुछ ना कुछ तो करेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है, अगर मुझे कंपनी का नाम ही समझ नहीं आ रहा, फिर मैं काम देखता हूँ, अगर काम भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, फंडामेंटल्स देखता हूँ, अगर वो भी अच्छे लग रहे हैं, तो सोचता हूँ कि अप्लाई कर देता हूँ आईपीओ, ठीक लेकिन है, ज़्यादा मोटी रकम अप्लाई नहीं करता। ठीक है। लाइक मैंने ना लिस्ट के बीच में देखे थे, अनाउंसमेंट हुई है बोट की, हाँ, तो वो अभी आया नहीं, वो भी लिस्ट में हाँ। है, अभी बात चल रही है। ठीक है, तो इसका भी नाम है, तो मतलब आपको लगता है ये मोटा प्रॉफिट देगा ये वाला आईपीओ? बोट का मैंने सुना था, ये शार्क टैंक पीछे चल रहा था, हाँ, तो शार्क टैंक में जितने भी जजेस थे, हाँ, उनमें से जो प्रॉफिटेबल कंपनी थी वो बोट ही थी, हाँ। बाकी सब तो लॉस मेकिंग थे। सिर्फ Okay. शादी.com और बोट ही प्रॉफिटेबल है। अच्छा, तो जब बोट का आईपीओ आएगा, तब कंपनी क्या करती है, अपने फंडामेंटल्स को ना पब्लिक के सामने रखती है अच्छा, कि पढ़ लो हमारे फंडामेंटल्स, हम प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। ठीक है। तो उनको पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। तो कंपनी कभी कभार फंडामेंटल गलत भी लिख देती है कि नहीं? उसके लिए ना एक टर्म होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, कंपनी अपने प्रॉफिट्स के साथ ना छेड़खानी कर सकती है, हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। अच्छा। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है ना, उसको देखना बड़ा ज़रूरी होता है। कैश लॉस कैश फ्लो, अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम्म। ओके ओके। कि कंपनी ने प्रॉफिट तो कमा लिया, सेल है। भी कर दी, पैसा कंपनी के पास आया कि नहीं आया, वो कैश फ्लो से पता चलता है। अच्छा, और वॉरेन बफे जो हैं, वो यही चीज़ देखते हैं कंपनी के पास पैसा आया कि नहीं आया। अब जैसे आपका कोई बिजनेस होगा, हाँ, आपने 1 लाख रुपए का माल बेच दिया, ठीक है, अब आपका क्लाइंट कहता है कि मैं आपको ये जो पेमेंट है 1 लाख की, मैं 1 महीने बाद करूँगा। ठीक है, आपने तो सेल कर दी 1 लाख की, प्रॉफिट अपनी बुक्स में लिख लिया 1 लाख रुपया, लेकिन अच्छा। आपके पास कैश आया 1 लाख नहीं आया, वो तो 1 महीने बाद आएगा ना। तो आपकी कैश फ्लो में 1 लाख जो है माइनस में दिखाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पॉजिटिव में होना बड़ा ज़रूरी है।